हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जल संसाधन के महत्व को बताते हुए हम इसका वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे तो हम लोग जो है जल संसाधन को जो है उसका महत्व को बता करके, जल संसाधन के महत्व को बता करके जो है हम उसका वर्गीकरण भी करेंगे। ठीक है, यानी कि डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। मतलब करना क्या है इसमें, जल को एज अ संसाधन तो देखना ही है, साथ में इसके महत्व को बताते हुए इसके वर्गीकरण को भी बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या बात करेंगे, हम लोग इसमें जो है जल संसाधन के बारे में बात करेंगे, फिर जल संसाधनों का जो वर्गीकरण है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम जल संसाधन की बात करें तो जल संसाधन क्या है, वाटर रिसोर्स आखिर है क्या। तो जल जो है वो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जल जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। जल के बिना जो है हम अपने जीवन की जो है कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। जल जो है कोई भी काम हो, चाहे हमारा उठ सुबह से लेकर के रात तक कोई भी काम है, लगभग हर चीज़ में जो है हम लोग जल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अगर हम जल की बात करें तो ये जल जो होता है वो प्रकृति से हम लोगों को विरासत में मिला है। ठीक है, और ये बहुत ही अमूल्य संसाधन है, इसका हम लोग किसी भी प्रकार से मूल्य नहीं लगा सकते हैं। ये जो जल है ये जमीन पे पाए जाने वाला सभी प्राणी, चाहे वो पादप हो, प्लांट हो, या पेड़ पौधे हो, मतलब पेड़ पौधे हो, या चाहे जो भी प्राणी हो, जीव जंतु हो, सभी का जो है जीवन का आधार है। ठीक है, इसीलिए जल को जो है जीवन भी कहा गया है। और सभी जो अलग अलग प्राणी होते हैं उनके शरीर में जो है पानी की मात्रा होती है। जैसे अगर हम प्राणियों की बात करें, यानी कि जीव जंतुओं की बात करें, या जिसमें हम लोग भी आ जाते हैं, तो हमारे शरीर में जो है लगभग 70% जो है पानी पाया जाता है। और जो दूसरे जीव जंतु है उसमें 50 से 80% जो है पानी पाया जाता है। अगर हम पेड़ पौधों की बात करें तो पेड़ पौधों में 60 से 98% तक जो है जल का अंश पाया जाता है। ठीक है, तो जीवों में जो इतने भी समस्त जो जैविक क्रियाएं होती है या अभिक्रिया होती है, यानी कि जितने भी जो एनिमल है या कोई भी जीवित चीज़ है, अगर उसमें जो केमिकल रिएक्शन होता है तो वो भी पानी के प्रेजेंस में ही होता है। यानी कि जितने भी जो लिविंग चीज़ें हैं उनमें जो भी केमिकल रिएक्शन होता है उनके बॉडी में, वो भी जो है पानी के बिना नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि जल जो है हमारे पूरे जीवमंडल का जो है एक महत्वपूर्ण घटक है। और इसका जो स्वरूप है, आकार है, वो परिवर्तनशील है। कहने का मतलब ये है कि ये जो पानी है वो अलग अलग अवस्था में पाया जाता है। हम लोग पानी को जिस चीज़ में रख देंगे तो वो उसका शेप ले लेता है। पानी का 3 अवस्था, ठोस, द्रव और गैस में पाया जाता है। ठीक है, तो ये कभी क्या है कि बहुत ही ज़्यादा ठंडा यानी बर्फ के फॉर्म में पाया जाएगा, कभी जलवाष्प यानी कि भाप के फॉर्म में पाया जाएगा, कहीं पे जो है सामान्य जल के रूप में पाया जाएगा यानी कि नॉर्मल लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि हमारे ये जो जल हैं वो हमारे स्थल मंडल या वायुमंडल में अलग अलग रूप में पाया जाता है। ठीक है, अब सूर्य की अगर हम उष्मा से बात करें तो बहुत सारी जो जल है वो वाष्पीकृत होकर के जो है वायुमंडल में चला जाता है, और जब अधिक ऊंचाई पे जाता है तो वहां पे संघनित होकर के, जमा होकर के वर्षा के रूप में जो है वो फिर से पृथ्वी पर गिरने लगता है। ठीक है, वर्षा के रूप में पानी जो है ऊपर, जब जैसे सूर्य पर हम लोग का किसी भी मान लेते हैं सूर्य है। ठीक है, ये क्या है, ये सूर्य है, और सूर्य से जो है जमीन पे जो है यहाँ पे जो है इसका प्रकाश पड़ रहा है। प्रकाश होने से क्या होता है, यहाँ से जो पानी जो है वो ऊपर उठने लगता है, और साथ में वायुमंडल में जब चला जाता है तो वो वहाँ पे जमा होकर के क्या होता है, जमा होकर के फिर बारिश के रूप में, पानी के रूप में नीचे गिरने लगता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है कि अगर हम बारिश की बात करें तो वो तो क्या होता है, जल को संग्रह करने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। तो इस प्रकार से जल का चक्र चलता है। पहले जो है पानी जो है ऊपर से नीचे गिरता है, और नीचे से भाप के रूप में ऊपर होकर होकर के फिर उठता है, वायुमंडल में जाता है, और फिर वो पुनः जो है वहाँ जमा होकर के वायुमंडल में, वहाँ से फिर से संघनित होकर के बारिश के फॉर्म में नीचे गिरता है। तो जल का ये चक्र चलता ही रहता है, जिसको हम लोग जलीय चक्र यानी कि हाइड्रोलॉजिक साइकिल भी कहते हैं। अब पृथ्वी का जो सतह है वो उसका लगभग 3/4 भाग जल का विस्तार है। हम लोग जानते हैं कि लगभग 71-72% जो है वो हमारा जितना भी पृथ्वी का जो भाग है वो पानी से ही भरा हुआ है, जिसका अधिकांश भाग जो है महासागर और समुद्र के रूप में ही है। पानी में लगभग जितना भी पानी है वो किस में पाया जाता है, समुद्र और महासागर में ही पाया जाता है। अब हम लोग अगर हम बात करें कि जल की गुणवत्ता को कैसे निर्धारित करेंगे, तो जल की गुणवत्ता का निर्धारण करने के लिए, यानी कि कोई जल जो है कितना शुद्ध है या कितना मतलब जल जो है वो कितना शुद्ध है, तो इसको देखने के लिए हम लोग को पता लगाना पड़ेगा कि उसमें जो भी पदार्थ थोड़ा बहुत घुला है उसके आधार पे बात करेंगे। ठीक है, अगर उसमें लवण की मात्रा ज़्यादा होगा, यानी कि लवण मतलब क्या, सॉल्ट, सॉल्ट की मात्रा अधिक होगा, तो उसके कारण जल जो है वो ज़्यादा, उसका जो पानी होगा बहुत ज़्यादा खारा होगा, नमकीन होगा। और ऐसा जो खारा जल होगा वो पीने के योग्य नहीं होगा, हम उसको सिंचाई या घर के कामों के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और घुलित पदार्थ यानी कि जो भी घुला हुआ पदार्थ रहेगा पानी के अंदर, तो वही जो है क्या होता है, जल को खारा पर या मीठा या मोटा या भारी
भारी बनाता है। जैसे H2O होता है तो वो नॉर्मल वाटर होता है, अगर D2O होता है तो वो भारी वाटर होता है। यानी कि जल में घुले हुए जो पदार्थ होते हैं उसी के आधार पे हम लोग बात करते हैं कि जल जो है वो खारा होगा, मीठा होगा या मोटा होगा या भारी होगा। अगर किसी में आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है तो किसी में अलग-अलग प्रकार का पानी जो होता है, तो इसका मापक पीएच मूल्य जो है अलग-अलग होता है, ठीक है? हम लोग जल जो है अगर हम लोग जल को जो है अम्लीय, क्षारीय वगैरह या उदासीन में बाँटते हैं। कोई भी चीज़ होता है अगर वो पीएच जो है 1 से उसमें 14 तक के बीच में होता है, ठीक है? अगर जल का पीएच जो है वो 7 रहा तो उसको उदासीन कहेंगे, मतलब ना ही प प्योर है, शुद्ध है, ना ही अम्लीय है और ना ही क्षारीय है। अगर 7 से कम रहा तो उसको क्या कहेंगे? एसिडिक यानी कि अम्लीय कहेंगे। और अगर पानी का जो पीएच वैल्यू है वो 7 से ज़्यादा हो और 14 के अंदर हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्षारीय यानी कि एक तो एसिडिक हो गया और दूसरा हो गया बेसिक यानी कि क्षारीय, ठीक है? अब क्या होता है कि इस प्रकार पीएच वैल्यू के अनुसार से जो है हम लोग वाटर को जो है, जल का संसाधन को हम लोग बाँटते हैं किसमें? उसके पीएच के आधार पे अम्लीय या क्षारीय के रूप में, ठीक है? और हम लोग क्या बताएं कि शुद्ध जल का जो पीएच होता है वो 7 होता है। इसमें भी क्या होता है कि जो अम्लीय अधिक होने पर मतलब क्या होगा है कि इसमें अगर अम्लीय कम रहा यानी कि क्या हुआ? क्षारीय होगा। और पीएच वैल्यू क्या बोले? 1 से 14 के बीच में होता है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जल संसाधन का वर्गीकरण। क्या बात करने जा रहे हैं? तो हम लोग जल संसाधन का वर्गीकरण के रूप में बात करने जा रहे हैं, ठीक है? तो अगर हम जल संसाधन का वर्गीकरण की बात करें तो जल जो होता है वो ज़मीन पे अलग-अलग प्रकार से, अलग-अलग स्रोतों से जो है इसका वितरण होता है। और इस जल का जो अलग प्रकार का स्रोत है, अलग-अलग प्रकार का जो स्रोत है और उसके वितरण के आधार पे जो है हम लोग जल संसाधन को 2 भागों में बाँटते हैं। एक हो गया स्थलीय जल संसाधन और दूसरा हो गया महानगरीय जल साधन। स्थलीय जल संसाधन जो होता है वो आंतरिक जल संसाधन होता है और मानव द्वारा जो होता है इसको सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है स्थलीय जल संसाधन को। अब अगर हम बात करें कि मानव द्वारा जो सबसे अधिक उपयोग में आता है वो स्थलीय जल से होता है। जो भी नदी, नाला या तालाब वगैरह का पानी होता है तो वो उसका मतलब नाला का नहीं, मतलब जो भी नदी, तालाब, झील, झरना यही सब हम लोग इस्तेमाल करते हैं अधिकतर। समुद्री जल का तो उतना इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो मानव के द्वारा अगर हम जल की उपलब्धता की बात करें तो जल की उपलब्धता के आधार पे जो है उसको 2 भागों में बाँटा गया है। एक तो सतही जल के में बाँटा गया है और दूसरा भूजल। और मतलब सतही जल मतलब जो ज़मीन वगैरह पे पाया जाएगा, जैसे नदी, तालाब, झील, झरना आदि, इसके अलग-अलग प्रकार हैं। या सतह और सतही जल बोले भूजल। भूजल मतलब क्या हो गया? जो भूमि के अंदर रहेगा, यानी कि जो भूमि के नीचे स्थित पत्थर वगैरह के से दबा हुआ है, पत्थर के दरारों से या जो भी छिद्र या छेद होता है उसके थ्रू जो है जल ज़मीन के अंदर यानी कि भूमि के अंदर चला जाता है, तो उसको भूजल या भूमि जल या भूगर्भिक जल या ग्राउंड वाटर कुछ भी कह सकते हैं। अब अगर हम वास्तव में सतही जल के बारे में बात करें, यानी कि जो सतह पे हम लोग का नदी, तालाब वगैरह में होता है, या फिर बहुत सारा जो हम लोग कुछ भी हम लोग यूज करते हैं पानी जो किसी न किसी रूप में, तो वो भी कहीं न कहीं जो है ज़मीन पे जाता है और धीरे-धीरे जो है रिस करके जो है कुछ जो है भूमि ज़मीन के अंदर चला जाता है और कुछ जो है भाप के रूप में बन करके, वाष्प के रूप में बन करके सूर्य के प्रकाश के कारण वाष्प के रूप में ज़मीन के ऊपर चला जाता है वायुमंडल में। जो ऊपर जाता है वो बारिश के रूप में फिर से गिरता है और जो नीचे भूमि पे रह जाता है, भूमि के अंदर चला जाता है, उसको हम लोग भूमि जल कह दिए यानी कि भूजल कह दिए। अब क्या होता है कि जो भूमि का जल होता है वो प्राकृतिक रूप से कहीं न कहीं गर्म व ठंडे पानी के स्रोत के रूप में जो है धरातल पे निकल ही जाता है किसी न किसी प्रकार से। हम लोग कोई भी कुआँ वगैरह से या नलकूप या ट्यूबवेल वगैरह से जो भी हम लोग पानी वगैरह निकालते हैं, तो वो किसी तरह से क्या होता है, वो पानी निकल के बाहर आता है और फिर से ज़मीन के अंदर किसी तरह छिद्र वगैरह, दरार वगैरह से चला जाता है। अब अगर हम बात करें तो जल संसाधन का वर्गीकरण तो हम लोग बात कर दिए, उसका उपलब्धता के आधार पे, उसके वितरण और विभिन्न अलग-अलग प्रकार के स्रोतों के आधार पे बात कर दिए। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि भारत में जो जल संसाधन है, वो मुख्य रूप से 4 प्रकार का साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? इसमें सबसे पहला क्या आएगा? इसमें सबसे पहला जो आएगा वो आएगा कुआँ और नलकूप आ जाएगा, दूसरा जो है तालाब आ जाएगा, तीसरा जो है नहर आ जाएगा और चौथा बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना। यानी कि हम लोग जल संसाधनों का जो वर्गीकरण है, वो इन्हीं 4 रूपों में करेंगे, ठीक है? कुएं और नलकूप के द्वारा, तालाब के द्वारा, नहर के द्वारा और बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के द्वारा। तो हम लोग सबसे पहले बात करने जा रहे हैं कुएं एवं नलकूप के द्वारा, ठीक है? तो
कुआँ की अगर हम बात करें कुआँ की, तो भारत में पानी के लिए जो है कुओं का उपयोग जो है सबसे प्राचीन काल से किया जा रहा है, सबसे पुराने टाइम से किया जा रहा है और यह साधन जो है आज भी सबसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज भी जो है वो सभी जो घरों में जो है कुआँ वगैरह पाया जाता है और यह कुआँ की अगर हम बात करें तो कुआँ भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है कच्चा कुआँ और एक होता है पक्का कुआँ। भारत में जो है कच्चा कुआँ की संख्या जो है पक्का कुआँ से ज़्यादा है, ठीक है? कच्चा कुआँ ज़्यादा है पक्का कुआँ से और इसका कारण ये है कि इनको बनाने में कोई ज़्यादा खर्च नहीं होता है। कच्चा कुआँ बनाने में ज़्यादा खर्च नहीं होता है और इनको बनाने में कोई हम लोग को तकनीक वगैरह का, ज्ञान वगैरह का आवश्यकता नहीं होता है। यही हम पक्का कुआँ की बात करें तो उसमें थोड़ा-सा पैसा भी ज़्यादा लगता है और थोड़ा-सा तकनीक वगैरह भी ज़्यादा लगता है। पक्का कुआँ जो होता है वो भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है साधारण पक्का कुआँ जिसमें क्या होता है चरखी वगैरह लगा हुआ रहता है, जो हम बोले ना गोल-गोल होता है चरखी वाला जिसमें घिरनी भी कहते हैं। उसको उसमें रस्सी लगा हुआ होता है और उसको खींच करके जो है बाल्टी से पानी निकालते हैं। तो एक तो वो हो गया साधारण पक्का कुआँ, दूसरा हो गया नलकूप वाला। नलकूप कहने का मतलब है कि जो ट्यूबवेल वगैरह यानी कि जो हम लोग डीजल या पंप या बिजली वगैरह की सहायता से पानी निकालते हैं और इसको नलकूपों में नलकूप या ट्यूबवेल से निकालते हैं, ठीक है? पानी बिजली की सहायता से। तो नलकूप को ट्यूबवेल भी कह दिए, ठीक है? क्या है कि भारत में जो किसान हैं, उसके पास छोटे-छोटे खेत होते हैं और ये छोटे-छोटे खेतों में जो है वो क्या करवाते हैं कि कुओं द्वारा ही सिंचाई करवाते हैं। कुओं के द्वारा सिंचाई करना जो है बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद होता है, उपयुक्त होता है क्योंकि वे जो कुएँ जो होता है वो अपने ही खेत में बनवा लेते हैं, ठीक है? और जिसके कारण क्या होता है आवश्यकता पड़ने पर वहाँ से पानी निकालते हैं और खेतों में दे देते हैं। अब कुआँ जो होता है अगर हम वास्तव में बोले तो ये जो है किसान का एक बहुत ही अच्छा मित्र होता है क्योंकि ये हमेशा जो है खेती करने में मदद करता है। सिंचाई भी जो हम करेंगे तो पानी की आवश्यकता होगा, किसी में कम, किसी में ज़्यादा लेकिन पानी की तो आवश्यकता ज़रूर होगा। इसलिए पानी को किसान मतलब कुआँ को किसान का एक अच्छा मित्र माना जाता है। इससे जो है क्या होता है कि कृषक जो होते हैं यानी किसान होते हैं, वो पानी के मामले में आत्मनिर्भर हो जाते हैं। उन्हें वर्षा पे कम निर्भर होना पड़ता है। अगर जैसे बहुत दूर कुआँ है तो उससे खींच करके पानी लाना या बहुत दिक्कत होता है। लेकिन अगर कुआँ खेत में ही रहा तो अगर बारिश वगैरह नहीं भी हुआ तो वहाँ से जो है डायरेक्ट हम लोग कुआँ से जो है ट्यूबवेल वगैरह लगा करके पानी का छिड़काव कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं। अब दूसरा बात करते हैं नलकूप या ट्यूबवेल की, ठीक है? तो ये भी जो है नवीन साधन है, नया-नया साधन है। इसमें क्या होता है भूमि के तल पे यानी कि जो नीचे ज़मीन से जो है बिजली की मोटर की सहायता से जो है हम लोग पानी निकालते हैं, ठीक है? और यह जो नलकूप होता है वो 30 फीट से लेकर के 400 फीट तक गहरा होता है। जहाँ पानी जो है जल्दी निकल जाता है तो वहाँ कम गहरा होता है, लेकिन पानी निकलने में लेट लगता है तो वहाँ 400 फीट तक भी गहराई हो जाता है। तो इनसे जो है अगर हम नलकूप वगैरह जो बिजली वगैरह से चलता है, पेट्रोल वगैरह से चलता है, तो ये अधिक समय तक जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, अधिक मात्रा में जल मिलता है। क्योंकि अगर हम मान लेते हैं कुआँ वगैरह से करेंगे तो कितना बाल्टी से खींच-खींच के आदमी करेगा। लेकिन यही बिजली से अगर रहेगा तो आदमी ज़्यादा यूज़ कर पाता है, ज़्यादा निकाल पाता है, सिंचाई ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाता है। अपना मर्ज़ी के अनुसार जो है थोड़ा बहुत जो बिजली खर्च होता है वही होता है। अब ये जो कुछ बीते हुए वर्ष हैं उसमें क्या है नलकूप या जो ट्यूबवेल है इसकी संख्या बहुत तेज़ी से जो है बढ़ा है, ठीक है? 1950-51 में बात करें तो 2500 सरकारी नलकूप थे, लेकिन आज जो है 1,27,67,000 से भी अधिक विद्युत से चलने वाली जो है 52 लाख से अधिक डीजल व मिट्टी के तेल से चलने वाली बहुत सारी पंप है, नलकूप है, ठीक है? तो यानी कह सकते हैं कि जब से नलकूप आया है, इसका सुविधा हुआ है, तब से लोगों का जो इसका इस्तेमाल करने का जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा आसानी होता है। अब क्या है कि अगर हम दूसरा बात करें तो वो हो गया तालाब की, ठीक है? दूसरा क्या है तालाब। अगर हम तालाब की बात करें तो तालाब से जो है अगर वो 2 प्रकार का हो सकता है, एक तो प्राकृतिक होगा, एक जो होगा कृत्रिम होगा। तालाब जो है गड्ढा वगैरह कह सकते हैं तालाब का आशय उन गड्ढों से हैं जो या तो मानव द्वारा कृत्रिम तरीके से बनाया गया होगा या तो प्रकृति द्वारा खुद ही गड्ढा के रूप में प्रदान किया हो गया। अब जिसमें जब वर्षा हुआ तो मौसम में वर्षा वगैरह होता है तो उस समय क्या होगा ये तालाब भर जाता है। अब तालाब का आकार जो है छोटा होता है, कहीं बड़ा-बड़ा होता है और छोटा से लेकर के बड़ा-बड़ा झील तक जो है अलग-अलग प्रकार का होता है। इस प्रकार हम लोग जो है तालाब को 2 प्रकार में बाँट सकते हैं। एक क्या हो गया कृत्रिम जो कि मानव के द्वारा बनाया जाता है और दूसरा प्राकृतिक जो कि प्रकृति के द्वारा बनेगा। अब जो कृत्रिम तालाब जो होता है वो कच्चे और पक्के दोनों प्रकार से हम लोग बना सकते हैं क्योंकि हम लोग खुद बना रहे हैं तो कच्चा भी बना सकते हैं और पक्का भी बना सकते हैं। और तालाब जो होता है उसका सतह नीचे होता है लेकिन इसको हम लोग सतह को ऊपर भी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे नीचे बनाए तो हम लोग को बस गड्ढा करना पड़ेगा, लेकिन ऊपर बनाए तो चारों तरफ से घेरना भी पड़ेगा। लेकिन हम लोग अपना अनुसार से बना सकते हैं। क्योंकि बारिश ऊपर से होगा तो कहीं भी रहेगा तो जमा तो ज़रूर होगा, ठीक है? तो इस प्रकार से जो है हम लोग तालाब का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम
दक्षिण भारत में बात करें तो तालाब का सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण साधन है। दक्षिण भारत में अधिकतर जगह पे जो तालाब का ही इस्तेमाल किया जाता है सिंचाई के लिए। और तालाब के द्वारा ही सिंचाई करने वाले जो राज्य अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत के राज्य और कौन-कौन से हैं, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और कौन-कौन से राज्य हैं, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तो दक्षिण भारत के है ही। और साथ में उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र भी जो है वो तालाब के द्वारा ही सिंचाई करता है। अगर हम भारत में कुल सिंचाई क्षेत्र की बात करें तो वो उसका 4.6% जो है तालाब से ही होता है। पूरे भारत में जितना भी सिंचाई होता है उसका 4.6% जो है तालाब के द्वारा ही होता है। अब हम लोग तीसरा पॉइंट बात करने जा रहे हैं नहर की। किसकी बात करने जा रहे हैं? नहरों की। तो अगर हम नहर यानी कि जिसको हम लोग कैनाल्स भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो नहर की अगर बात करें तो भारत में नहर जो नहर वगैरह है उसका संख्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण करता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण स्थान नहर का इसलिए है क्योंकि देश में लगभग 16 मिलियन हेक्टेयर भूमि की जो सिंचाई होती है वो नहर के माध्यम से ही होती है। 16 मिलियन हेक्टेयर यानी कि 1,60,00,000 हेक्टेयर भूमि की जो सिंचाई होती है वो नहर की होती है। यानी कि पूरे जो कुल जितना भी सिंचाई होता है उसका 29.3% है। ठीक है, यानी कि लगभग 30% जो है नहर के द्वारा ही होता है। और इस समय देश का जो लाखों किलोमीटर लंबी नहरें पाया जाता है हमारे देश में, जिसमें लगभग 250 करोड़ जो है रुपये पूंजी लगाई हुई है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा भी लगा है इन नहरों को बनवाने में। अब विश्व के किसी भी देश में जो है इतना लंबा नहर प्रणाली नहीं है जितना भारत में। ठीक है, तो अगर हम भारत में नहरों के द्वारा जो सिंचाई होता है तो उसके मुख्य जो राज्यों की बात करें तो एक तो जम्मू कश्मीर हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, केरल हो गया, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, कर्नाटक, हरियाणा, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, लेकिन इसमें भी अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है। यानी कि नहर का इस्तेमाल करने वाला सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला जो राज्य है वो उसमें प्रथम स्थान आता है किसका? तो उत्तर प्रदेश का। तो जहाँ 25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जो है नहर द्वारा जो है सिंचाई की जाती है। अब हम लोग लास्ट पॉइंट बात करेंगे बहुउद्देशीय नदी सिंचाई परियोजनाएं। तो नाम से ही पता चल रहा है क्या? बहुउद्देशीय यानी कि मल्टीपर्पस। मतलब ऐसा नदी परियोजना है, ऐसा नदी घाटी परियोजना है जिसमें एक काम, केवल नदी से एक काम नहीं होगा, बहुत सारा काम होगा। ठीक है, तो बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना से क्या अर्थ है? तो नदी, ऐसा नदी घाटी जिसमें उपलब्ध जो है सभी योग्य सुविधाओं को पूर्ण रूप से उपयोग करना है। मतलब केवल एक काम नहीं कि केवल पानी के लिए नहीं, बहुत चीज़ों के लिए। यह जो है उपयोग एक उद्देश्य को लेकर के नहीं किया जाता है बल्कि बहुत से उद्देश्यों को लेकर के किया जाता है। अतः ये जो बहुउद्देशीय परियोजना इसीलिए कहते हैं क्योंकि बहुत सारा उद्देश्य होता है, एक उद्देश्य होता नहीं है। अब एक जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना होता है, अब उसका क्या क्या उद्देश्य हो सकता है? तो पहला उद्देश्य होता है कि नदियों पर क्या होगा, बांध बना करके नहर बनाया जाएगा, जिससे क्या होगा कि जो सिंचाई वगैरह उसमें सुविधा होगा। मतलब क्या होगा, नदियों के ऊपर बांध बना लेंगे और जिस समय जो है खेती करना होगा तो उस समय नहर वगैरह, बांध वगैरह बनने के कारण वहाँ सिंचाई अच्छा से हो पाएगा। दूसरा जो है, बाढ़ पे भी हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे पानी बहुत ज़्यादा रोड में बह रहा है, उसको अगर हम लोग नदी वगैरह, बांध वगैरह बना दिए तो उससे पानी कंट्रोल में रहेगा, बाढ़ वगैरह नहीं आएगा। तीसरा क्या होगा कि भूमि का कटाव भी नियंत्रित किया जाएगा। ठीक है, भूमि का कटाव भी नहीं होगा अगर पानी जो है वो कहीं एक जगह पे बांध वगैरह के रूप में बना देंगे तो। चौथा क्या होगा, मतलब भूमि का कटाव मतलब क्या, भूमि का क्षरण नहीं होगा, भूमि जो है कट करके यानी कि मिट्टी एक जगह से दूसरा जगह नहीं बहेगा। ठीक है, बाढ़ जैसा समस्या नहीं आएगा, यानी कि भूमि का कटाव पे भी नियंत्रित किया जा सकेगा। चौथा पॉइंट क्या है कि नहरों को जो है परिवहन के साधन के रूप में भी विकसित किया जा सकता है। हम लोग उसमें जो है नाव वगैरह चला करके भी एक जगह से दूसरा जगह जा सकते हैं। पांचवा पॉइंट, इससे क्या फायदा होगा कि शहरों और गांव वगैरह में जो है पीने का पानी भी उपलब्ध किया जाता है इसी के द्वारा। ठीक है, यानी कि बहुत सारा यूज है नहर में। जलाशय वगैरह यानी कि जितना भी जल वगैरह जो जमा करते हैं, तो जलाशय वगैरह यानी कि तालाब वगैरह, आसपास में कोई अगर पर्यटन स्थल है वहाँ पे भी जो है स्विमिंग पूल वगैरह के रूप में, फिर नहरों और जलाशयों में पर्यटन वगैरह का तो इस्तेमाल करते ही हैं। साथ में बड़े बड़े जो जलाशय होते हैं या झील वगैरह होते हैं तो वहाँ पे मछली को पालने के लिए भी जो है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना उसमें भी काम आ जाता है। और साथ में क्या है कि जो नदी और जलाशय होते हैं वहाँ का जो पानी जो है उससे का इस्तेमाल करके हम लोग बिजली भी बनाते हैं। तो जिससे क्या होता है, पूरे शहर और गांव में जो है विद्युत यानी कि बिजली वगैरह जाता है और उद्योग वगैरह पर्याप्त मात्रा में जो है विद्युत उपलब्ध करवाता है। ठीक है, यानी कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का बहुत सारा उद्देश्य। एक तो क्या बोले हम लोग, अलग अलग सिंचाई के लिए बोले। दूसरा क्या बोले कि ऐसो
बाढ़ वगैरह से रोकने-वोकने के लिए, शहर और गाँव वगैरह में पानी पीने के लिए, फिर स्विमिंग पूल या पर्यटन सुविधाओं के लिए, अलग बड़े-बड़े मछली वगैरह पालन के लिए, विद्युत यानी बिजली का जो है उत्पादन के लिए। तो इस प्रकार से जल का हमारे और ख़ास करके तो पीने के लिए। तो इस प्रकार हम लोग क्या है कि जल संसाधन का महत्व हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है और इसके बिना हम लोग जीवन की जो है कल्पना बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपको जल संसाधन है क्या और जल संसाधनों का वर्गीकरण जो है पूरी तरह से समझ में आया होगा इन पॉइंट्स के माध्यम से जो है। अब ये जो है अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। और सेमेस्टर 5 का 2021-24 सेशन का जिनका कोर 12 पेपर है, ज्योग्राफी ऑनर्स है, तो उन दोस्तों को भी ये वीडियो जल्द से जल्द शेयर कर लें ताकि उनका एग्ज़ाम अच्छा जाए। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।